आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। देखिए, पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बता दिया था कि संसार की रचना दो प्रकार की चीज़ों से हुई है। एक होता है पदार्थ और एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन होता है, कहता है किरणें। अब जब पदार्थ होता है उसके दो नेचर होते हैं। एक उसका कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब कणीय व्यवहार। ठीक, कणों की तरह व्यवहार होता है उसका। और दूसरा व्यवहार उसका क्या होता है, दो तरह की पदार्थ का एक व्यवहार कण की तरह होता है। दूसरी हो गई रेडिएशन। उसका व्यवहार कैसे होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन, उपरिवर्तन, और परावर्तन पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, परावर्तन वगैरह। तो इन्होंने कहा कि भाई पहले माना जाता था दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक है पदार्थ जो कि कणों से मिलकर बना होता है। एक है रेडिएशन जो कि उससे होती है। उसका नेचर किससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका नेचर को समझाने के लिए हम लोग वेव नेचर लेते हैं, वो मतलब ये तरंगों का नेचर। बाद में एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोज करा था। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी जब सिर्फ समझाने की बात आई तो इसको पार्टिकल नेचर से नहीं समझाया जा सकता था। देखिए, मैंने उस दिन आपको बताया था, इसको पार्टिकल नेचर से नहीं समझाया जा सकता। इसको केवल कौन से नेचर से समझाया जा सकता था, इसको केवल, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इसे तरंग के नेचर से नहीं समझाया जा सकता था। तरंग की प्रकृति से इसको नहीं समझाया जा सकता था। इसको केवल एक प्रकृति समझा जा सकता था, वो है कणीय प्रकृति से। लेकिन कणीय प्रकृति का दोष ये था कि उससे जो पुराने जो हम चीज़ें देखते आ रहे हैं, परावर्तन वगैरह जो है, वो नहीं समझा जा सकता था। थक हार के वैज्ञानिक लोग इस निष्कर्ष में पहुँचे कि दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। जो रेडिएशन होती है या जो किरणें होती हैं, वो दो प्रकार, उनका जो व्यवहार होता है, उनकी प्रकृति होती है, दो प्रकार की होती है। द्वैत व्यवहार कहते हैं। एक कण के समान होती है और दूसरा क्या होती है, तरंगों के समान होती है। जो कण के समान जो उसकी प्रकृति होती है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए हम लोग उसको मूल, वो जो उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सहायता ली जाती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम कण की प्रकृति से समझा सकते हैं, और उसको जो डिफ्रैक्शन वगैरह है और जो परावर्तन वगैरह है, उसको हम किसे समझा सकते हैं, हम लोग उसे जो है तरंगों की से समझा सकते हैं। अब जो बाकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि संसार में जब दो ही प्रकार की चीज़ें हैं, कौन सी है भाई, एक तो ये हो गई विद्युत चुंबकीय चीज़ें हो गई, दूसरी क्या है, जो पदार्थ है, जो पदार्थ का कणी नेचर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पदार्थ का भी दूसरा नेचर हो। तो डी ब्रोगले नाम के वैज्ञानिक, डी ब्रोगले एक वैज्ञानिक थे। अब एल पता नहीं साइलेंट होता है नहीं होता है इसमें। तो डी ब्रोगले वैज्ञानिक थे। डी ब्रोगले ने बताया भाई, जब इसकी प्रकृति ऐसी है, द्वैत हो सकती है, तो दूसरी चीज़ जो है, जो हमारा पदार्थ है, उसकी भी द्वैत हो सकती है। तो बस इसको लेके उन्होंने आगे प्रूफ कर दिया। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत है। न्यूमेरिकल किस चीज़ के, जैसे मैंने आपको बताया था, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। तो देखो उसके लिहाज आधार पर न्यूमेरिकल है। जैसा पहला क्वेश्चन है कि 5.10 आवर्ती वाले विकिरण के एक मोल की फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच इंटू न्यू। अब मैं न्यू क्यों बोल रहा हूँ, ये तो वी लिखा हुआ है। असलियत में ऐसा होता है, वी जो होता है वेलोसिटी के लिए भी होता है, इसलिए क्या होता है, कई जगह से न्यू भी लिखा है, तो हम मैं न्यू ही मान के चलता हूँ इससे। बस इसके बाद आप निकाल देंगे इसे। अब देखिए, हर चीज़ के लिए कार्यफलन क्या होता है, अलग अलग होता है। मैंने बताया था मिनिमम ऊर्जा चाहिए होती है, इससे बधा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो इसके न्यूमेरिकल हैं, वो आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। इसका अगले देखिए आगे। अब देखिए, अब होता क्या है, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि मान लिया अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपकी बॉडी में एक्सरे की इमेज कैसे बनाते हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं, एक्सरेज को क्या करते हैं, आपकी बॉडी में प्रवाहित किया जाता है। बॉडी में प्रवाहित करने के बाद क्या होती है, एक्सरे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो उसकी चीज़ें होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। वो जब आकर्षित होंगे, एक्साइट होंगे, जिसे हम कहते हैं, उत्सर्जित होने के बाद वो क्या होता है, ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर होने के बाद जब नीचे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइट को रेडिएट करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इस चीज़ को। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर वो ले जाएंगे, और जब नीचे आएंगे तो क्या कर देंगे, उसी किरण को जो उन्होंने वो की अवशोषित करी है, उसी को क्या कर देंगे, उत्सर्जित कर देंगे। तो जब अवशोषित करेंगे तो भी ऊर्जा का एक स्पेक्ट्रम बनेगा जो ऐसा बनता है अवशोषण का। फिर क्या करेगा, वो ऊर्जा को जो ऊपर से नीचे आके वापस निकालेगा, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम और क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब देखो, जैसे आपने क्या करा, एक्सरे, आपकी बॉडी का एक्सरे लेना है। जैसे मेरी टांग टूटी थी ना, मैंने एक्सरे लिया था, तो टांग में क्या होगा, वही एक्सरे डाली जाएगी। एक्सरे में क्या होगा, वो जो हमारे जो जिस एक्सरे पे बॉडी है, वो जो हड्डी है, उसकी बॉडी क्या, वो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। भाई सब तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, तो वो क्या बनेंगे, एक स्पेक्ट्रम बनाने वाला। फिर जब नीचे आएंगे, तो जो अवशोषण स्पेक्ट्रम में उन्होंने ऊर्जा अवशोषित करी है, उसे कहेंगे उत्सर्जित कर देंगे। तो उत्सर्जित वाली ऊर्जा देखो ऊपर के हिसाब से आती है, अवशोषण नीचे। अब जो उत्सर्जन वाला ग्राफ होता है ना,
जो इसका जो ग्राफ बन के आता है वो रीड करना आसान होता है। अब देखो, आप ही देखो, अवशोषण में क्या है, लाल लाल रंग एक जैसे आ रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, स्पष्ट रंग आ रहे हैं। उत्सर्जन में लाल अलग है, सब कुछ अलग अलग रंग है, तो उसको पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए उत्सर्जन का स्पेक्ट्रम लिया जाता है। अगली बात समझ में। अब जब ये लेंगे तो भाई ना कुछ ऊर्जा का भी लॉस होगा, या ऊर्जा चाहिए होगी। जब ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा चाहिए होगी, नीचे आने में क्या होता है, ऊर्जा को निकाल दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लिया है एक, अब हर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक शेल में होता है, आपको पता है, एस पी डी एफ जी में होता है कोई ना कोई, और यानी n बराबर 1 होता है, n बराबर 2 होता है, n बराबर 3 होता है। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से अगर n बराबर 2 में आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर 2 में आता है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, उसके लिए सूत्र होता है वेव नंबर बराबर, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। तो v इनवर्स लिखा है इन्होंने, v के ऊपर डैश बनाया तो इसे 1/λ भी कह सकते हैं, बराबर 109,677 और ब्रैकेट के अंदर 1/2² माइनस 1/n²। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से अगर दूसरे सब शेल में आ रहा है, दूसरे शेल में आ रहा है, तीसरे से आए चाहे चौथे से आए, तो उसमें क्या होगा, यही सूत्र लगेगा। अब सवाल ये है कि इन्होंने दूसरे का ही क्यों निकाला, बाकी किसी का क्यों नहीं निकाला। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो सीरीज़ आती है ना दूसरे नंबर वाली, वो क्या आती है, बामर सीरीज़ होती है। अब देखो इसको समझोगे कैसे। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है तीसरे सेल में या चौथे में है, चौथे से मान लिया वो दूसरे में आ गया, ठीक। तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और 2 तो 2 ही है, तो v की पूरी, आप v और डैश की वैल्यू पूरी निकाल देंगे। वैसे मैंने आपको कई बार बताया है, चलो इसको तो v डैश ही लिख सकते हो, लेकिन जो आवृत्ति होती है उसे हमेशा आप लोग उससे लिखिएगा, उससे न्यू से, ठीक है। तो इसका एक सूत्र सेंटीमीटर के इनवर्स में ये होता है। अब इन्होंने बाद में पाया गया कि केवल बामर के लिए ही नहीं होता है, ये सूत्र हर किसी के लिए हो सकता है। 109,677 है, 1/1n² पटान 1/n²। तो इन्होंने केवल बामर में ही क्यों देखा था, पर सवाल ये उठता है क्योंकि बामर में जो होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है वो विजिबल में आता है। अब देखिए हमको कैसे पता चला, ये देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लिया चौथी सेल में है, चौथी से वो पहले में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पे आ रहा है, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ से वो आ रहा है, बस, बाकी सब सेम सेम है। बामर के लिए क्या होगी कि बामर दूसरे में आता है, n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और बाकी जो भी हो कहीं से भी आए वो, तो इसलिए दिखा, हमको समझ में आ गया, क्योंकि बामर वाला क्या है, दृश्य उसमें आता है, बाकी सब क्या आते हैं, अवरक्त में आते हैं या पराबैंगनी में आते हैं, इस वजह से ये कारण है। बस इसके बाद आप सूत्र लगा दीजिएगा। अब बच्चे देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए सूत्र से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सूत्र एक ही है, बस उन्होंने क्या कर रखा है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, बामर के लिए है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने के लिए जनरल कर दिया इसे। अगर ये n बराबर 1/3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, पाशन के लिए हो जाएगा, देखो, ठीक है। n बराबर अगर पहला वाला 4 हो जाए तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा ब्रैकेट के लिए, और n बराबर 5 जाए तो फंड के लिए हो जाएगा। बस ऐसे करते करते आप लोग करते रहना इसे, तो कोई टफ नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन के लिए अब बोर का मॉडल क्या था, हाइड्रोजन के लिए बोर का मॉडल भी यही था। बोर का मॉडल बिल्कुल आप जानते हैं, बोर केवल हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर पाए थे। उन्होंने कहा हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक की चारों ओर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, पर वो क्या होता है, उनकी ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है, और उन जो वो ऊपर से नीचे जाते हैं, और जब नीचे आते हैं तो अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। उस दौरान जो v बराबर होता है वो ΔE/h होता है, ये उन्होंने बताया था, ठीक है। तो उनके पॉइंट समझ में आ गए। पहला क्या था, बोर के मॉडल में अब आते हैं हम, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। दूसरा, उनकी ऊर्जा समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है, ऊर्जा क्या होती है, ΔE/h होती है। और जो ऊर्जा में जो कोणीय समीकरण होता है वो क्या होता है, mvr बराबर nh/2π के बराबर होता है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन की अवस्था 1 2 3 4 है। अब देखो, अब तुम कहोगे यार ये तो सूत्र ही सूत्र आ जा रहे हैं, कोई टफ नहीं है। देखो ये जो सूत्र है, अभी वो जो हमने सूत्र पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, जब एक से दूसरे सेल में आएगा। अब हमें मान लिया एक ही सेल की ऊर्जा निकालनी है, भाई जब ऊर्जा ले रहा है तो कहीं से ऊर्जा आ रही होगी, तो उसका सूत्र क्या होता है, En बराबर -RH 1/n²। यहाँ पे RH का मान कितना होता है, 2.18 गुणा 10⁻18। ये किसके लिए है, एक के लिए, और वो क्या थी, जब ऊपर से नीचे आ रहे थे पूरा का पूरा, समझ में आ गया। अब इसे जूल है इसे ही जूल को हम क्या कर सकते हैं, मीटर इनवर्स में कर सकते हैं, तो 1.06 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स में हो जाएगा। बस इस तरह आप लोग सब निकाल देंगे। अब ये इतने सारे सूत्र हैं, कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये सूत्र है, जैसे ΔE बराबर RH 1/n²। अरे भाई ये देखो जूल में है ना, जो अभी सूत्र पढ़े थे, आगे वाले पढ़े क्या पढ़े थे, वो वेव नंबर के हिसाब से जूल में है, तो अलग अलग जगह अलग अलग सूत्र लगाने पड़ेंगे। ये कुल मिला के 8 सूत्र हैं। जैसे ये वाला सूत्र है, हाइड्रोजन 5 से किस में आ गया, 2 में। अच्छा, अब 5 से 2 में आ गया, याद करोगा वेव नंबर निकालना होता है तो सबसे पहले सूत्र लगाया था वो लगाते,
यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे सीधे कहाँ पे आया है 5 पे, कहाँ से आया है 2 पे, तो बस तो समझ 1/8 × 10⁻18 बट्टा 5 माइनस इसको स्क्वायर और इसको बटा देना, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है बच्चों बोर के मॉडल की सीमाएं। बोर के मॉडल की सीमाएं क्या है कि बोर ने अपने मॉडल में इन्होंने भी वैसी गलती की थी जैसे उसने कहा था निश्चित में घूम सकते हैं, नो डाउट उससे तो बढ़िया है। उन्होंने कहा था कि ऊर्जा फिक्स रहती है इसकी, लेकिन एक दिक्कत है इसमें। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में ये साफ बता दिया कि जो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो MVR बराबर NH/2 के हिसाब से घूमते हैं। बाद में एक वैज्ञानिक आए थे हाइजेनबर्ग ने कहा था हम कभी पता ही नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इस वजह से ये मॉडल जो हो गया बेकार हो गया। तो कल इसके बारे में पूरा करेंगे और एक कल चैप्टर जो हो जाएगा, कल तो नहीं भी 1-2 दिन इसमें और लगेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।